किसानों की चूंकि बात हो रही है तो हमारी सहयोगी कांचन डोगरा किसानों के साथ है। निगम साहब, मैं आपके पास भी आऊंगा। कांचन, क्या कहते हैं किसान? उम्मीदों, आकांक्षाओं, महत्वाकांक्षाओं के साथ उनकी क्या उम्मीदें हैं? सरकार से बात की गई है कि किसान और ग्रामीण इलाके सरकार के फोकस में होंगे। जी, शुक्रिया मनीष जी आपका। और देखिए, आज पूरे देश की निगाहें इस बजट पर है। निर्मला सीतारमण के पिटारे से किसके लिए क्या निकलता है, हर किसी की निगाहें टकटकी लगाए रखी हैं। 11 बजे का बेसब्री से इंतजार, जब अपना बजट पढ़ने लगेंगी निर्मला सीतारमण। मेरे साथ खुद एक किसान मौजूद है, हमारे पास चौधरी पवन खटाना जी मौजूद हैं, जो कि प्रदेश प्रवक्ता हैं, किसान है पेशे से, और एक किसान जिसके ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है, जिससे बहुत उम्मीदें होती है, लेकिन उसको उम्मीदें हैं आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से। क्या आपकी उम्मीदें हैं? क्या एक किसान चाहता है आज के बजट से? पवन जी, देखो, सबसे पहले इसमें जो सरकारें न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है, उसको एक गारंटी देनी चाहिए कि किसान की जो फसल का जो रेट है उससे होता क्या है कि अभी धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य इन्होंने 1700 का रखा है और खरीदारी करते हैं 1300 रुपए पर। तो किसान की आमदनी किस तरीका से दूनी होगी? कोई चांस नहीं बनता है उनका। दूसरा, सबसे बड़ी बात है कि जब तक किसान के बीच से और उपभोक्ता के बीच से बिचौलियों को खत्म नहीं किया जाएगा, तब तक किसान की आय दुगनी नहीं हो सकती। उनकी जितनी भी सरकारें नहीं है आज तक, वो कहती हैं हम किसान के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो करना अगर चाहते हैं तो बिचौलियों को खत्म करें। गेहूं का रेट बढ़ता नहीं है, जबकि गेहूं से बना हुआ दलिया हमेशा रेट बढ़ता है, उसे अपना रेट अपने आप घोषित होता है। वहां जहां आलू के चिप्स का रेट अपने हिसाब से सेट होता है, लेकिन आलू किसान आज आत्महत्या कर रहा है। गन्ना है, गन्ने के पेमेंट किसान को नहीं मिल रहा है, लेकिन चीनी क्या उधार बिक रही है? वहां पर जो पेप्सी बिक रही है उससे बनकर क्या वो उधार बिक रही है? इसके बीच में जो बिचौलिया, आज टमाटर की स्थिति क्या है कि अगर किसान उसको लेकर के मंडी में जाता है तो उसका जो टमाटर है वो 2 रुपए किलो बिकेगा, लेकिन टमाटर का जो सॉस है वो महंगा बिकेगा। पवन जी, लेकिन मोदी सरकार हमेशा से ही किसानों की आय दुगनी करने की, बढ़ाने की कोशिश करती आई है। अभी अंतरिम बजट जो पेश किया गया था 1 फरवरी को, उसमें भी 6,000 रुपए सालाना देने की बात है। उससे कहीं तो संतुष्टि किसानों को मिलती हुई नजर आती होगी। देखो, 6,000 का जो इन्होंने एक बताया किसान के लिए, किसान ने उस दिन भी आपको धन्यवाद दिया था और पूर्ण बहुमत से भी ज्यादा, अखंड बहुमत से इनकी सरकार बनाकर भेजी है, लेकिन वो 6,000 कुछ भी नहीं है। आज इन्होंने बिजली की दरें जो 25% बढ़ा दी गई है। किसान से क्या दे रहे हो और किसान को आप क्या दे रहे हो, ये भी समझ में नहीं आ रहा है। किसान के ट्रैक्टरों को एनजीटी के तहत ले लिया गया है, जबकि किसान का 10 साल में ट्रैक्टर कोई भी नुकसान न प्रदूषण के लिए करता है, न इस क्षेत्र के लिए कोई करता है। लेकिन किसान के जो यंत्र हैं उनको जीएसटी में ले लिया गया है, जो किसान का ट्रैक्टर है उसे एनजीटी में ले लिया गया है, जो किसान को बिजली मिलती है उसकी वृद्धि दर बढ़ा दी गई है। तो कैसे मान लिया जाए कि किसान की आमदनी है? यहाँ अपने स्टूडियो गेस्ट में हमारे साथ एक और गेस्ट जुड़ गए हैं, रंजीत मेहता जी, जो कि प्रिंसिपल डायरेक्टर है पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में, इकोनॉमिस्ट भी हैं। साथ ही हमारे साथ देश रत्न निगम जी भी मौजूद हैं, पॉलिटिकल एनालिसिस्ट हैं। प्रोफेसर सौरभ अग्रवाल, इकोनॉमिस्ट, वो भी हमारे साथ बैठे हैं। एक बात और है नंदिता, जो मैं कहना चाह रहा था, वो ये कि आमतौर पर दर्शकों को समझाने के लिए बजट क्या होता है, जिस तरह से घर में महिला खर्च का हिसाब किताब रखती है, वैसे ही देश में आय का, खर्च और उसका ब्यौरा दिया जाता है। अब समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मोदी के महाबजट पर बात बजट की लगातार जारी है। हम सरस्वती चंद्र के पास झीलों के शहर भोपाल जाएं। देश रत्न निगम साहब, आपकी उम्मीदें, आपको क्या लगता है? देखिए, जो मिडिल क्लास की बार बार बात उठती है, मिडिल क्लास टैक्स देता है और देना भी चाहता है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन जो इकोनॉमिक सर्वे जो बात करता है, जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स के बारे में, उनको समाज में कुछ सुविधाएं देनी चाहिए, जैसे रेलवे रिजर्वेशन में उनको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। ये उनका जो एहसास है जो उनमें जाएगा कि जो हम कर रहे हैं और उसको रिकॉग्निशन दिया हमारे वित्त मंत्री ने और सरकार ने, ये बहुत बड़ी बात होगी। और टैक्स वो ज्यादा भी देना चाहता है, उसकी इनकम बढ़ती है तो वो देता है, क्योंकि वो छुपाता नहीं है अपने टैक्स को। तो ये जो सुविधाएं हैं, उसका जो रिकॉग्निशन है, वो मिडिल क्लास ये चाहता है।
वो उसको रिकॉग्नाइज किया जाए, उसको इंसेंटिव्स दिए जाए। जैसे मैं मिडिल क्लास में ही आता हूँ और इस तरह का जो मुझे मिलेगा, और आपका आईटीआर पता नहीं है, आप मिडिल क्लास से आते हैं या नहीं? मिडिल क्लास भी तरक्की कर चुका है। हाँ, मिडिल क्लास की अगर हम बात करें, 20 साल पहले का मिडिल क्लास नहीं है। मिडिल क्लास की अगर हम बात करें और हालिया स्थिति को देखें, चाहता है कि अच्छी सड़कें हो, सुविधाएं हो। बिल्कुल बिल्कुल, बात तो वो लेकिन है। यहाँ सड़कों को लेकर तो काम हो रहा है। मैंने सड़कों का नाम भी अब कह रहे हैं टैक्स पेयर के नाम पे होगा। करेक्ट, बहुत सारी सुविधाएं देने की बात भी की जा रही है। हमारे साथ सरस्वती चंद्रा मौजूद है भोपाल से, जिनके पास बहुत सारे किसान मौजूद हैं। वहां चलेंगे, फिर एक बार देखेंगे कि किसानों को क्या उम्मीद है। मजे की बात आप समझिए नंदिता कि बात लक्ष्मी की हो रही है, अब बात होगी सरस्वती से। बिल्कुल, तो बात करेंगे सरस्वती से एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार स्वागत है। देश के बजट इतिहास में एक और नया अध्याय आज जुड़ने वाला है। देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज देश का बजट पेश करेंगी। फरवरी में आए अंतरिम बजट के बाद मोदी सरकार से इस बजट में लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं। खुद पीएम मोदी का उद्देश्य है कि देश इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन तक पहुंचाना। कल आर्थिक सर्वेक्षण पेश होने से पहले आर्थिक सलाहकार के सुब्रमण्यम ने भी बजट को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को पूरा करने वाला बजट बताया है। ऐसे में आज बजट पूरे देश की नजरें टिकी हैं कि आखिर निर्मला के पिटारे से क्या क्या आएगा। निर्मल भाव के साथ लोग भी उम्मीदें लेके बैठे हैं। नंदिता, बिल्कुल, ये 3 तस्वीरें आपको बता दें। घर से निकली थी निर्मला सीतारमण, सभी की निगाहें आज उन्हीं पे। आज की सुपरस्टार निर्मला सीतारमण ही है। फिर वो वित्त मंत्रालय पहुंची, औपचारिकता होती है, उसके बाद वो राष्ट्रपति से मिलने गई। और आपको बता दें कि थोड़ी देर में कैबिनेट की एक मीटिंग होगी करीब 10:30 बजे, और उसके बाद 11 बजे सदन में बजट पेश किया जाएगा। हमारे संग तमाम मेहमान मौजूद हैं, इस पर बातचीत करने के लिए तमाम विशेषज्ञ भी मौजूद हैं। हमारे साथ देश रत्न निगम जी हैं, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सर, अगर हम किसानों की बात करें तो देखा जाए तो राजनीति में किसान एक ऐसा मुद्दा है जो हमेशा काम आता है। उनके ऊपर हमेशा बातें की जाती हैं, बहुत सारी स्कीम्स दी जाती हैं। लेकिन अगर फिलहाल की स्थिति सर मैं आपको बताऊं, पानी की क्राइसिस अभी भी है, किसान सुसाइड अब भी कर रहे हैं। उनको एमएसपी के लिए, उनकी आय दुगनी करने के लिए बोला गया था, नीति आयोग कहता है इस पर भी कुछ खास काम नहीं हुआ है। 2022 तक की डेडलाइन है, कैसे सरकार मीट करेगी? इसमें निगम साहब मैं ऐड करना चाहूंगा नंदिता की बात पर। 2022 में 21वीं सदी के न्यू इंडिया का सपना आपको होता है, पूरा होता है? देखिए, जरूर होता है। अगर आप सुसाइड की बात करें तो हाईएस्ट सुसाइड नंबर 2009 में आया था, करीब वो 18,500 के करीब था। उसके बाद ये कम होता गया है। तो उसको अगर कंपेयर करेंगे तो आपको लगेगा कम होता गया। अचानक ये 2-4 जो होती हैं, नजर जरूर रखनी चाहिए कि सुसाइड हो रही है, जिससे कि हमेशा ध्यान आकर्षित रहे उनकी समस्याओं की तरफ। दूसरा, ये देखिए कई सारी सिंचाई योजनाएं गई, जो दलालों को बीच में से हटाया गया, ई मंडी की चीजें, ये सब जमीन पे उतर चुकी हैं। अब जल विभाग भी बन गया। हाँ, जल विभाग भी अलग से बनाया गया है, और सिंचाई योजना भी है। कोल्ड स्टोरेज की तरफ भी सप्लाई चेन में ध्यान दिया गया है। इन चीजों को, ये जमीन पे उतर गई है, इनको और बैठाने की जरूरत है, और वो धीमे धीमे हो रहा है। और जो 6,000 रुपए जो दिए हैं ना, इसको जो 3 इंस्टॉलमेंट में दिया है, बहुत बड़ी बात है। बुआई से पहले, और जब फसल खड़ी होगी, और कटाई के वक्त। यहाँ पर जो आपके महाजन है गांव के, यहीं पे उनसे 2-2, 3-3 हजार रुपए लेके और इसका 10-15 हजार वसूल करते थे। ये जो उस वक्त उन्होंने दिया है, टाइमली जो रिलीज कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हमें शहरों में बैठ के वसूली वाली बात पे देश निगम साहब कट मनी की याद आ गई। बंगाल में जो कट मनी चल रहा था, कोई भी काम करना हो, ये तो आप सूदखोर और साहूकारों की बात कर रहे थे। वो देखिए कट मनी जो है, एक बात जो कट मनी है ना, उससे एक बात तो साफ जाहिर हो गई है कि वहां पर राजनीतिक तौर पे और ऑफिशियली करप्शन को मान्यता प्राप्त थी। और देखिए, ऐसा नहीं कि छोटे मोटे नेता अपने पास रख लेते हैं, वो कट मनी ऊपर तक जाता है। तो ये उन्होंने वहां पर माना है इस बात को। और यहां पर, और केंद्र सरकार का जो भ्रष्टाचार के प्रति जो युद्ध चल रहा है। निगम साहब, हमारे साथ एक मेहमान जयपुर से जुड़ चुके हैं, और जैसा कि इंडिया न्यूज पे आप लगातार ये महाकवरेज बात बजट की, मोदी के महाबजट पर, हम देश के कोने कोने में जाकर, देश के बड़े शहरों में जाकर ये नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वहां लोग क्या सोच रहे हैं। राकेश कोठारी जयपुर से हमारे साथ है। नंदिता, बिल्कुल राजेश जी, आपसे हम जानना चाहेंगे आज के बजट से आपको क्या उम्मीदें नजर आ रही हैं? ये कहा जा रहा है कि आम जनता को टैक्स स्लैब में थोड़ी सी राहत मिल सकती है। ये कहा जा रहा है कि कंजम्पशन बढ़ाने के लिए कुछ बूस्ट दे सकती है इकोनॉमी को वित्त मंत्री। राजेश जी, आपको आवाज आ रही है?
जी, आपको आवाज आ रही है राजेश जी? नहीं, अभी आवाज आपकी अब आ रही है आपकी आवाज। राजेश जी, सिंपल सा क्वेश्चन, आज आपको क्या उम्मीदें हैं, क्या लग रहा है, क्या मिलने वाला है आम लोगों को बजट से? मेरे हिसाब से आज का जो बजट होगा, जिस हिसाब से जनता ने मोदी सरकार को चुना है, इसलिए उम्मीदें बहुत ज्यादा है। और मैं मान के चल रहा हूं कि ये एक सही वक्त है कि अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पे लेके आया जाए और जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में जो ख्वाब देख रहे हैं, उसको पूरा करने के लिए जितने भी स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, जितने भी ऑपरेशनल चेंजेस हैं, अगर वो होंगे तो हम उस लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। सो आज के बजट से मुझे ये लग रहा है कि जो भारत का सबसे बड़ा जो वर्ग है, जिसको बोलते हैं मध्यम वर्ग, और वही एक ऑनेस्ट टैक्स पेयर है। राजेश जी, आप जयपुर से ऐसे शहर से आते हैं, राजेश जी आप जयपुर से आते हैं और जयपुर की पहचान आभूषणों, जेम्स एंड ज्वेलरीज के लिए भी है। महिलाओं को बहुत ज्यादा उम्मीद है कि क्या आभूषणों पर सरकार टैक्स कम कर सकती है? मैं मान के चलता हूं कि जयपुर की पहचान ज्वेलरी से है और आर्थिक सर्वेक्षण में एक बात कही गई है कि हमें एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा और मेरे हिसाब से जेम्स एंड ज्वेलरी का जो एक्सपोर्ट जयपुर से है उसको हम सपोर्ट करेंगे, उसको हम इंसेंटिव देंगे। निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था में इसका भारी योगदान आएगा। दूसरा, आपने महिलाओं की बात करी, ये समय महिला सशक्तिकरण का है और जो हम उनको इंसेंटिव दे सकते थे वो देना चाहिए, क्योंकि देश अब 50% आबादी बिल्कुल, महिलाओं के लिए सिक्योरिटी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इस पर हम सुधा जी से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मेरे एक सहयोगी इस वक्त सरस्वती चंद्र मौजूद है, जो कि भोपाल से हैं, झीलों का शहर है। यहाँ पर किसानों ने धरना भी दिया था। आपसे सरस्वती जानना चाहेंगे कि आज ये किसान क्या मांग कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं इंटरिम बजट के बाद, जब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि किसान खुश हो जाएंगे इस बजट से, तो आज क्या उम्मीद कर रहे हैं? क्या वो बयान आएगा, क्या वो ऐलान होगा जिससे वो खुश हो जाएंगे? देखिए, बिल्कुल किसानों की बात करें तो किसानों को तो ये लगता है कि उनकी आय दोगुनी होनी चाहिए, जो मोदी सरकार ने वादा किया था। अब किसान चाहते हैं कि ये वाला बजट है उसमें जो घोषणाएं होनी चाहिए, खासतौर से किसानों की आमदनी बढ़ानी चाहिए। और खास बात यह है, जब हमने किसानों से बात की तो उनका ये कहना है कि उनको सब्सिडी नहीं चाहिए, बल्कि स्वावलंबन बनाने के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए। आज बजट आने वाला है, जैसे कि कहा गया था कि आपकी आय दुगनी होगी, किसानों को बहुत पैसा मिलेगा, जो उनकी जो फसल है वो अच्छे दाम मिलेगी, लगता है? हाँ, मोदी जी से उम्मीद तो है। जिस तरीके से मोदी जी को किसानों ने जिताया है और केंद्र में बैठाया है, तो मोदी जी से काफी उम्मीद है कि किसानों के लिए कुछ करें और आय दुगनी हो, ऐसी कुछ व्यवस्था करें किसानों के लिए, तो इससे आगे चल के किसानों को फायदा हो। अच्छा, दिक्कत कहाँ आती है अभी? दिक्कत बहुत है, अभी मंडियों में बहुत दिक्कत है। जैसे अब बेचने जाते हैं, सरकार ने जो रेट रखा है उससे कम रेट पे व्यापारी ले रहा है माल, और पैसे देने में बहुत दिक्कत। चेक से पेमेंट देता है, 2-2 महीने तक किसानों के पैसे नहीं आते हैं। अच्छा, भावांतर योजना एक शुरू करी थी शिवराज सरकार ने, कहा जा रहा था ये माइलस्टोन साबित होगी, बहुत अच्छी साबित हुई, कुछ फायदा हुआ? उससे कोई फायदा नहीं किसानों को, व्यापारी उसको ज्यादा फायदा ले रहा है। अच्छा, खाद बीज की बात करें तो वो दाम भी बढ़ा दिए गए हैं, उसको यदि सब्सिडी ज्यादा दी जाए तो लगता है फायदा होगा। हाँ, उससे फायदा होगा किसानों को। तो किसानों को दिक्कत यह है कि वादे किए जा रहे हैं, लेकिन जब वो मंडी में जाते हैं वास्तविक स्तर पे तो उनको फायदा नहीं मिल पाता है। रंजीत मेहता जी हमारे साथ मौजूद हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। रंजीत जी, आप बताइए कि किस तरह से इस परेशानी को सुलझाया जाए। बिचौलियों को खत्म करने की बात तो की जा रही है, वादे बहुत किए जाते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते। जब मंडी में जाते हैं किसान तो उन्हें फिर इसी प्रॉब्लम से 2-4 होना पड़ता है। जी बिल्कुल, जो कृषि क्षेत्र है हमारे देश का, करीब 60% जो जनता है उस पर डिपेंडेंट है, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जैसे अभी एक किसान का अभी हम इंटरव्यू सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि मंडी में उनको सुनाया नहीं जाता, क्योंकि हमारे जो मैक्सिमम जो किसान हैं वो जो है मार्जिनल किसान है। जो पिछले बजट में ई ग्राम्स की योजना थी, ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है स्टेप है गवर्नमेंट का। आज जो है जो किसानों को समस्या प्रोडक्टिविटी की नहीं है, समस्या ये है कि जो अच्छा, एक मिनट जी, आपको यहाँ पे हम रोकना चाहेंगे। राष्ट्रपति से मिलने पहुंची हैं निर्मला सीतारमण, ये जानकारी अपने दर्शकों को दे दे। राष्ट्रपति, ये पहली तस्वीर इंडिया न्यूज की स्क्रीन पर नंदिता जी हाँ, ये तस्वीर मनीष दरअसल वित्त मंत्रालय के बाहर की है जब वो निकली थी। राष्ट्रपति भवन की भी हम तस्वीर देखें। बिल्कुल, वो तस्वीरें आते ही अपने दर्शकों को दिखाएंगे। राष्ट्रपति से मिलने पहुंची हैं, ये देखिए, ये स्टिल है, फोटोग्राफ्स अभी सामने आ रही हैं। वो तस्वीर राष्ट्रपति महामहिम
डॉक्टर रामनाथ कोविंद बैठे दिखाई दे रहे हैं, निर्मला सीतारमण अपने तमाम अधिकारियों के साथ, आप देखिए अनुराग ठाकुर वहां पर बैठकर वो बता रहे हैं कि आखिर आपके अपने देश का बजट कैसा होगा। बिल्कुल, और इस औपचारिकता के बाद आपको बता दें कैबिनेट की छोटी सी बैठक होगी करीब 10:30 बजे और फिर उसके बाद बजट पेश किया जाएगा। ये तस्वीरें जैसे जैसे आती रहेंगी हम अपने दर्शकों को दिखाते रहेंगे। रंजीत जी, आप कुछ कह रहे थे। जी, मैं कह रहा था आज प्रोडक्टिविटी की समस्या नहीं है, किसानों को यह है कि जो हर किसान, जो मार्जिनल किसान है, वो जो है उन्होंने बताया जैसे मंडी में किसी भी भाव पे वो लोग उनसे, व्यापारी उनसे खरीदते हैं, तो हमारे पास जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी प्राइवेट सेक्टर को आने की है ई ग्राम्स में, कि कैसे किसान का जो प्रोड्यूस है डायरेक्ट जो है सिटीज की मंडी तक कैसे पहुंचे। तो उसके लिए हमें कोल्ड चेन और सप्लाई चेन की जरूरत है। यहां पे जो है प्राइवेट सेक्टर का इंटरवेंशन है, यहां पे प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट कर सकता है। जैसे आज एक कोरियर सर्विस आप देखिए, कोरियर सर्विस क्या करती है, आपसे माल उठाया, उनसे लेटर उठाया या जो भी माल है वो डायरेक्ट जो है उनको फिर भेजते हैं। सेम तरीके से अगर जो किसान का मेरा सवाल आपसे है कि प्राइवेट सेक्टर को दे देना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को देने से नौकरियां भी बढ़ती हैं और थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी भी आती है और गति भी मिलती है। जी बिल्कुल, इसमें हाँ, तो मुझे लगता है जहां तक आप प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो सरकार दोनों बैलेंस बना के चल रही है, क्योंकि जो अपना गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है वो भी साथ साथ मजबूत है और साथ साथ प्राइवेटाइजेशन से जहां तक जो लगता है उसको भी प्राइवेटाइजेशन करने से बिल्कुल मुझे लगता है जहां तक जरूरत है वो करी जाती है और कर भी रही है सरकार। और जहां तक किसानों की बात है, मुझे लगता है किसानों को लेकर सरकार ने रोहित, मैं क्योंकि आप बीजेपी का पक्ष रख रहे हैं, मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा कि हम बात कर रहे हैं रफ्तार की, हम बात कर रहे हैं पटरी की, रेल बजट कहीं छुप गया है। रेल को लेकर आपकी क्या उम्मीदें, क्या सुविधाएं बढ़ाई जानी चाहिए? आज तक सीसीटीवी नहीं लग पाए, वाईफाई नहीं हो पाया, 5 साल से लगातार इस तरह के वायदे किए जा रहे हैं। तो देखिए मुझे लगता है कि अगर आप कुछ कहना चाहते हैं। मुझे लगता है सुरक्षा भी इसमें, रेलवे में सुरक्षा बहुत बड़ा जो है, दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। इसके अलावा ट्रेनों में जो लूटपाट और कई तरह की घटनाएं हो रही हैं, वो एक बड़ा चिंता का विषय है। अब अगर आप डाटा कंपेयर करें बहुत कम हुआ है और इस सरकार का जो अपराधियों का अभी हाल लाइनें बदली जा रही हैं, दुर्घटनाएं कम करने के लिए पुरानी लाइनें बदली जा रही हैं, उस पर जो हुआ और नई लाइनें जो पड़ रही मैं वही कहना चाह रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा था। देखिए मुझे लगता है अगर ट्रेनों की बात करें तो आज भारत के जिन नक्शे पे ट्रेन नहीं दिखाई देती थी पूर्वोत्तर राज्यों में भी, आज वहां पर भी ट्रेन की लाइनें वहां पर पहुंची हैं। तो मुझे लगता है जिस तरीके से दुगनी रफ्तार से ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाई, हाल ही में अगर आप देखें सीसीटीवी कैमरे, पीयूष गोयल जी ने भी हाल ही में वीडियो शेयर किया था, चोरी कहां ट्रेन के अंदर हुई और तुरंत उसको पकड़ा गया क्योंकि सीसीटीवी कैमरा ट्रेन के अंदर भी लगा। मुझे लगता है और शुरुआत हुई आज रेलवे स्टेशन की, आप देखें साफ सफाई से लेकर वहां पर वाईफाई की बात है, तो मुझे लगता है शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। और अब एक जवाब आपसे जानना चाहेंगे जिसका सारे देश को इंतजार है, बुलेट ट्रेन कब आएगी? देखिए बुलेट ट्रेन, देखिए अब जिस समय की बात हुई है वो उसी समय आएगी और उस पर काम बड़ी तेजी से चल रहा है। आप निश्चिंत रहिए, जब लोग जिस तरीके से अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें, आप जिस तरीके से ट्रेनों की जो सुधारीकरण आज ट्रेनों का हो रहा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे रोड्स को लेकर जो काम हो रहा है बहुत ही क्रांतिकारी है। और आप देखिएगा इस बजट से लेकर और आगे भी 5 साल का जो टारगेट है वो बिल्कुल अचीव किया जाएगा।